हेलो बच्चों। तो नीट 2023 के फाइनल रिवीजन में हम लोग आ गए हैं और अपना ईयर लॉन्ग जो पूरा साल का सिलेबस था वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये जो आखिरी का एक महीना है, ठीक है, इसको पूरी तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जिससे हम अपने पूरे साल भर की जो मेहनत की है हम उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट से इम्प्रूव कर सकें। और जब हम उसे इम्प्रूव करेंगे तब हम जाकर 7 मई को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। याद रखना, ये जो आखिरी का एक महीना है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी एक महीने में हमें अपने आप को बहुत डिसिप्लिन तरीके से संभाल कर रखना होता है, और जब हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन में चलेंगे, तो विश्वास मानिए कि हम वो अचीव कर लेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। हमारा जो मेडिकल कॉलेज का सपना है वो एकदम पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसी एक महीने को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएं, उसी के लिए हम अपनी ये जो रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है, ये फाइनल रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम लोग वन शॉट रिवीजन करते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि वन शॉट रिवीजन आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा अगर आपने ईयर लॉन्ग कंप्लीट किया हुआ है, और अगर नहीं भी किया है तो भी आपको उसको लेकर तनाव नहीं होगा। आप इसको वन शॉट को लेकर चलिए, आप बेस्ट उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और बेस्ट तरीके से आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इसमें बच्चों 2-3 पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है जहां पर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, एक पार्ट आता है जहां पर हम स्पेसिमेंस की बात करते हैं, और स्पेसिमेंस में कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म, हमें 3 स्पेसिमेन मिलते हैं। तो आज अपने इस लेक्चर में हम लोग उसके पहले पार्ट यानी एनिमल टिश्यू वाले पार्ट को लेकर चलेंगे और उस एनिमल टिश्यू वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी से हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी साथ में रखें। बाकी ये जो नोट्स है जो हमने प्रिपेयर किया है, जैसे ही अपना लेक्चर कंप्लीट होगा आप को टेलीग्राम ग्रुप में ये नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और वहां पर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ये वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक डीपीपी शीट भी मिलेगी उसमें। ठीक है, डीपीपी शीट भी मिलेगी जिससे आप इस टॉपिक को टाइम टू टाइम तुरंत आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ग्रिप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू, अगर हम बात करेंगे टिश्यू की, तो जब भी एक जो सबसे कॉमन डेफिनेशन आती है, आपने पढ़ी भी है, एक अगर सेल्स का ग्रुप है, ठीक है, और सेल्स का ग्रुप है जिसकी ओरिजिन सेम है और उनके फंक्शन भी सिमिलर हैं, तो उन सेल्स के ग्रुप को आपस में क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। तो याद रखना, सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन, तो जिनका ओरिजिन सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उन सेल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स की, तो जाहिर सी बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और उनके ग्रुप ऑफ सेल्स में सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिमिलर ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन है, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब भी याद रखना उन्हें टिश्यू नहीं कहा जाएगा, जैसा कि हमें पॉरीफेरा में मिलता है, स्पॉन्जेस में मिलता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, वहीं से सेल्स ओरिजिनेट होती हैं, सिमिलर टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना है, टिश्यू की बात हम जो कर रहे हैं वो एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम सेल्स को देखेंगे, उनके अरेंजमेंट को देखेंगे, उनके ओरिएंटेशन को देखेंगे, तो हम उसे कहते हैं
स्टडी ऑफ टिश्यू, और उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम एनिमल्स की करते हैं तो उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी, और अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी प्लांट्स की करते हैं तो बेसिकली हम स्टडी तो उनके टिश्यू की ही कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स में उसे कहा जाता है एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट्स में कहा जाता है एनाटॉमी। एनिमल्स में हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, दो अलग अलग साइंस की ब्रांचेस हैं, लेकिन प्लांट्स में दोनों सेम है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों, स्टडी ऑफ टिश्यू। आज बड़े दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, थोड़ा सा तो मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा सा इसका मुझे 1-2 मिनट लगेगा सेट करने में। ठीक है, तो हमने बोला कि चलिए बहुत अच्छे, मैं अब समझ जाऊंगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो हमने बोला ये, चलिए, तो हमने बोला कि ओरिएंटेशन जो होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा कि हम बात करेंगे कि टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। बच्चों क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। प्लांट्स में हम प्लांट टिश्यू और यानी प्लांट हिस्टोलॉजी को हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। एनिमल्स में एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, एनिमल्स में होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और प्लांट्स में जो टिश्यू है और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सेम है, तो प्लांट्स में हिस्टोलॉजी सिमिलर टू एनाटॉमी, लेकिन एनिमल्स में अलग है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं, और डिफिनीशन को ध्यान में रख के चलना है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स का वो ग्रुप जिनकी ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम, ठीक है, जिनकी ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन, तो हम उसे क्या कहेंगे? टिश्यू। याद रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टिश्यू होने के लिए सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन होना जरूरी है। ये तीनों पॉइंट आते हैं ऑप्शन में, और अगर ये मिले तभी आप उसको टिश्यू को क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब टिक करेंगे। और हम बात करें अगर हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने बोला है टाइप्स ऑफ टिश्यू में बच्चों 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 टिश्यू हैं बॉडी में, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन ऑफ लेबर, याद करना। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किस बेस पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। On the basis of division of labor। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कौन सा टिश्यू कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेस पर उसे क्लासिफाई किया गया है। एक एक करके इन टिश्यूज को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला आता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है बच्चों सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ऐसा टिश्यू। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। किससे बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या क्या मिलते हैं। मैं आपसे डिस्कस करते हुए चलूंगा, इसलिए ये बार बार लिखने में हम अपना समय उतना वेस्ट न करें, बल्कि याद करने में हम अपना जो है एनर्जी लगाएं। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन क्या क्या होती है बेटा? कवरिंग, ठीक है, कवरिंग, आउटर कवरिंग या इनर कवरिंग, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन यानी गैस एक्सचेंज या सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन यही एपिथेलियल टिश्यू ही करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू का जो एक टाइप है, हमने बोला सिंपल एपिथेलियम, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। कैसे बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से। इट लाइन्स बॉडी कैविटी, ठीक है, ये बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है। ठीक है, याद रहेगा,
क्या बनाता है? बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है, इसलिए याद रखना इट लाइंस बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की इनर लेयर बोल सकते हो, इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर, ठीक है। इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जो बनाता है वो है बॉडी कैविटी की इनर लाइनिंग। डक्ट्स एंड ट्यूब्स, तो जो भी बॉडी में ट्यूब्स होती हैं यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी बॉडी में डक्ट्स होते हैं उनकी भी इनर लाइनिंग बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियल या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स द सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ 3 टाइप। की सेल्स में जो एपिथेलियल टिश्यू या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इनमें कैसा मॉडिफिकेशन पाया जा रहा है? मॉडिफिकेशन किस बेस पर? उनके फंक्शन के बेस पर, ठीक है। याद रखना फंक्शन के बेस पर ये कई तरह की होती हैं, और उसमें जो सबसे पहला आता है सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पहला आता है। सिंपल एपिथेलियम कौन सा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ध्यान से सुनना, स्क्वैमस का मतलब होता है स्केल लाइक, ठीक है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड है, और स्क्वैमस का मतलब आ जाता है स्केल्स के जैसा, ठीक है। स्केल यानी जैसे रेप्टाइल्स की बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन में, वैसे स्केल्स। तो हम जब इसमें देखेंगे तो हमें सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स दिखाई देती हैं, टाइल्स के जैसी सेल्स दिखाई देती हैं, ठीक है। कैसी सेल्स दिखाई देती हैं? टाइल्स के जैसी। तो थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, सेल्स की थिन लेयर पाई जाती है और उस पे इररेगुलर बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। सेल्स एक दूसरे से एंड टू एंड कांटेक्ट में होती हैं। टाइल्स लाइक अरेंजमेंट पाया जाता है बच्चों। किसका कैसा अरेंजमेंट है? टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है, याद रखना। टाइल्स लाइक एंड टू एंड अरेंजमेंट, एंड टू एंड कांटेक्ट रहता है, ठीक है। टाइल्स की जैसी हैं, एंड टू एंड कांटेक्ट है, याद रखना है। और इरेगुलर बाउंड्रीज है, यानी जैसे घर में टाइल्स होते हैं वो तो स्क्वायर शेप की होती हैं लेकिन या रेक्टेंगुलर होती हैं, लेकिन ये जो टाइल्स हैं ये इरेगुलर शेप की टाइल्स हैं लेकिन फिर भी एंड टू एंड कांटेक्ट में है। और देखने पर ये जो है वेव लाइक अपीयरेंस बनाते हैं। कैसा अपीयरेंस बनाते हैं? वेव लाइक अपीयरेंस। तो इन्हें सिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, ठीक है। सिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, याद रखना। वेव लाइक अपीयरेंस, सिलेटेड एपिथेलियम। फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कहां पाई जाती हैं? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एल्विलाई। ब्लड वेसल्स यानी अगर हम बात करें एंडोथीलियम, ठीक है, कैपिलरीज की जो लाइनिंग है या आर्टरीज और वेन्स की जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोथीलियम, वो बना होता है किसका? वो बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। और लंग्स की एल्विलाई हो गया। इसके साथ आपको अगर याद होगा, मैं बार बार डिस्कस करते चलूंगा और भी चीजें। हमने किडनी में ग्लोमेरुलस या बोला जाए बाउमन कैप्सूल पढ़ा था। बाउमन कैप्सूल की इनर लाइनिंग पोडोसाइट वो भी बनी होती है किसकी? तो नोट करते हुए चलना, पोडोसाइट्स भी बनी होती है किसकी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। और लंग्स ऑफ मतलब लंग्स की एल्विलाई, एल्विलाई की वॉल भी किसकी बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। क्या फंक्शन है इसका? फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। डिफ्यूजन हो सके मतलब डिफ्यूजन हो सके बिना एनर्जी का यूज हुए, तो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस एंड गैसेस, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो फ्लैट सेल्स की एक लेयर दिखेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें न्यूक्लियस, आप देखो ध्यान से, न्यूक्लियस जो दिख रहा है वो सेल के अंदर दिख रहा है, ठीक है। सेल के अंदर है, पोजीशन उसकी सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, सेंटर पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पोजीशन उसकी सेंट्रल है, याद रखना है। स्क्वैमस या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल यानी इसमें क्यूबिकल शेप की सेल्स पाई जाती हैं। क्यूबिकल शेप यानी क्यूब शेप की सेल्स होती हैं जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है एक जैसा होता है। क्यूबिकल शेप की सेल्स होती हैं, कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ये क्यूब लाइक सेल्स की बनी होती हैं, याद रखना है। कहाँ पाया जाता है? आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप या क्यूब शेप की सेल्स दिखेंगी, ठीक है। क्या दिखेंगी? स्क्वायर शेप या क्यूब शेप की सेल्स दिखेंगी। इनमें भी न्यूक्लियस जो है सेंट्रल है और सर्कुलर न्यूक्लियस है, सेंटर पर प्रेजेंट है, सर्कुलर न्यूक्लियस है, याद रखना। क्या फंक्शन करते हैं?
दे फॉर्म द डक्ट्स, क्या बनाते हैं ये, डक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, याद रखना है। दे फॉर्म द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट में मतलब दो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, याद रखना, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। पीसीटी एंड डीसीटी दोनों ही इनके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। पीसीटी बनता है, याद करो, ब्रेस्ट बॉर्डर, ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और डीसीटी बनता है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोनों ही सिंपल है। पीसीटी बनता है सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और डीसीटी बनता है सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखना है। क्या फंक्शन है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, चाहे हम उसे रीएब्जॉर्प्शन बोले या एब्जॉर्प्शन बोले। तो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन के लिए, आपको याद होगा ग्लैंड्स में हमने पढ़ा हुआ है, सिक्रीशन के लिए एसिनाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसिनाई प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स के अंदर। आप मेमोरी ग्लैंड याद करो, हमने वहां पर मेमोरी एल्वियोलाई पढ़ा था, वो भी एसिनाई है। तो इनकी जो एपिथेलियम है, ग्लैंड की एपिथेलियम, वो बनी होती है किसकी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप याद करो, हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा हुआ है। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स पाए जाते हैं, वो फॉलिकल्स भी यही हैं, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड में हमने फॉलिकल्स पढ़ा है, फॉलिकल्स भी यही हैं। फॉलिकल्स की जो एपिथेलियम है वो भी कौन सी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जहां भी हमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी ग्लैंड्स मिलेंगी और सिक्रीशन करने वाली सेल्स मिलेंगी, वो कौन सी सेल्स होंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद रखना है, ठीक है। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन लिखा है, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर। तो हम बोलते हैं उसे सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, पीसीटी में। और डीसीटी में क्या मिलता है, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमें याद रहे। अच्छा, अब इसके अलावा और कहाँ मिलता है, याद करो। इसके अलावा टेस्टिस और ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है बच्चों, टेस्टिस और ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम, और ओवरी में जो आउटर पार्ट स्ट्रोमा की जो लाइनिंग है वहां पर भी जर्मिनल एपिथेलियम, वो भी किसका बना होता है, वो भी बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो इसका एक एग्जांपल हमें क्या मिलता है, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम इन टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस और ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम में हमें मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, याद रखना। आगे आते हैं थोड़े और, इसका एक टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप, जिसे हम बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम का मतलब, कॉलम, कॉलम मतलब पोल या पिलर। तो जहां पर हमें एपिथेलियल सेल्स पिलर शेप की दिखाई देती, कैसी दिखाई देती हैं, पिलर शेप की, तो उसे कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, पिलर शेप की सेल्स। तो क्या बोला जा रहा है, पिलर कैसा दिखता है, लंबा और पतला, लॉन्ग एंड स्लेंडर, ठीक है। लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल की बनी होती है, इसीलिए बोलते हैं टॉल एंड स्लेंडर सेल, यानी पिलर शेप सेल। इसमें अगर डायग्राम को देखो आप ध्यान से, ठीक है, तो लिखा यहां पर डायग्राम क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस की पोजीशन है, न्यूक्लियस कोई ऊपर, कोई बीच में, कोई नीचे, ठीक है। तो ये यहां पर डायग्राम बना हुआ है, बट हमें ध्यान रखना है कि लिखा हुआ क्या है, देयर न्यूक्लियई इज लोकेटेड एट बेस। लिखा हुआ है कि इनका न्यूक्लियस बेस पर है, बना हुआ है कि भाई बीच में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, लिखा हुआ, ठीक है। लिखा हुआ है कि इनका न्यूक्लियस जो है वो बेस पर प्रेजेंट होता है, इस बात को याद रखना है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, ठीक है। इनकी जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस यानी
जो एक्सपोज सरफेस, जैसे मान लो ये हमारा एपिथेलियम है, तो इसकी जो बाहर की सरफेस है वो एक्सपोज्ड है। तो यहां पर भी क्या है कि फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, जो ओपन सरफेस है, एक्सपोज सरफेस है, वो माइक्रोविलाई हो सकती है, उसमें हो सकता है, और होगा तो कहां होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ताकि वो क्या कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके। ये एपिथेलियम कहां पाया जाता है, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन, कोई तीसरा एग्जांपल नहीं दिया है, याद रखना। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के दो एग्जांपल एनसीईआरटी में है, स्टमक और इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या हो जाता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये दो फंक्शन यहाँ, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका भी है, और अगर आपको याद करो तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हमें दिखता है किसका, क्यूबॉइडल का भी। तो दोनों के फंक्शन याद रखना, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल का भी है और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कॉलमनार का भी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो ही फंक्शन की बात की है, और फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, इसलिए बाकी फंक्शन को याद रखना। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आए तो हमें लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। अब इनके कुछ मॉडिफिकेशन भी दिखते हैं। मॉडिफिकेशन क्या दिखता है, हमें कॉलमनार सेल में सीलिया का प्रेजेंस दिखाई देता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स, तो इसमें जो हमें सबसे पहला मिलता है वो है सीलिएटेड एपिथेलियम। याद रखें क्या मिलता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या क्या कह रहा है बच्चों, देखो, सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। तो इनकी जो फ्री सरफेस है वहां पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीलिया। तो यहां हमें सीलिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द फ्री सरफेस, याद रखना है, फ्री सरफेस पर पाए जाते हैं, एक्सपोज सरफेस जो बाहर की तरफ होती है। प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। तो हॉलो ऑर्गन्स की भी, हॉलो है तो अगर कोई ऑर्गन हॉलो है तो अंदर वाली सरफेस एक्सपोज सरफेस यानी फ्री सरफेस होती है। ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन टू मूव पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इनके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये सीलिया मूव करके उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे थ्रो करते हैं, ठीक है, पुश करते हैं। तो ये जो सीलिएटेड, अगर हम बात करें सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये कहां मिलता है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। कहां मिलता है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। दोनों के ही मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है, यानी कॉलमनार सेल के भी मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है और क्यूबॉइडल सेल के भी मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हमें फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, और सीलिएटेड जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है स्पेसिफिक डायरेक्शन, कहाँ पर, ये ब्रोंक्यूल्स में मिलता है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज में मिलता है। और सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम 10 स्टार ये पॉइंट है, 10 स्टार याद रखना, 10 स्टार पॉइंट है फेलोपियन ट्यूब, या ओविडक्ट भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब बोल लो या ओविडक्ट बोल लो, हमें वहां पर मिलता है, क्या मिलता है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। बड़ा फेमस डायग्राम है एनसीईआरटी का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये मॉडिफाई होके ग्लैंड्स भी बनाते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू that function to secrete a particular substance। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब जो ग्लैंड्स बनाती हैं, कौन बनाता है, एपिथेलियल सेल्स। ये ग्लैंड्स दो तरह की होती है, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और दे आर मल्टीसेलुलर। पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड की। यूनिसेलुलर ग्लैंड में हमें दिखेगा आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, अकेली इकलौती तन्हा ग्लैंडुलर सेल्स दिखेंगी। और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं बच्चों, ये कॉलमनार सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स, आपको दिखेगा कॉलमनार सेल्स हैं।
जो ग्लैंड की तरह मॉडिफाई हो गई हैं। और बहुत एग्जाम्पल मिलता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल पाया जाता है और ये किसका एग्जाम्पल है? कॉलमनार सेल का मॉडिफिकेशन है, याद रखना। सिंगल कॉलमनार सेल ग्लैंड बनाती है जिसका नाम है गॉबलेट। गॉबलेट कहते हैं वो कप शेप स्ट्रक्चर को, ठीक है। कप, आप याद करो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, एक बड़ी मूवी आई थी, आग का प्याला। प्याला मतलब कप शेप स्ट्रक्चर, तो गॉबलेट सेल ऐसा ही होता है, कप शेप का होता है, इसलिए उसे गॉबलेट सेल कहा जाता है। म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, याद रखना, किसका सिक्रीशन? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। आगे आते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड की तरफ। मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करें तो इनमें सेल्स का पूरा क्लस्टर मिलता है, सेल्स का पूरा ग्रुप मिलता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल्स का पूरा ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, लेट मी जूम इट। सेल्स का पूरा ग्रुप दिख रहा है। कौन सी सेल्स हैं? क्यूबॉइडल सेल्स हैं। भाई याद करो, मेमोरी एल्वुलाई, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल्स, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है। कौन सी सेल्स दिख रही हैं? हमें दिख रही हैं यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल मिलता है हमें कहाँ पर? क्यूबॉइडल सेल्स बनाती हैं ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या मिल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड हमें एग्जाम्पल मिल रहा है, याद रखना है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड हैं। अगर हम गॉबलेट सेल को छोड़ दें तो गॉबलेट सेल के अलावा जितनी भी ग्लैंड हैं वो सभी मल्टी सेलुलर ग्लैंड हैं, ठीक है। तो हमें सलाइवरी ग्लैंड में मिलता है, पैंक्रियाज मिलता है, थायराइड ग्लैंड में, जो भी ग्लैंड हैं जहां भी ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है वो सभी मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट गॉबलेट सेल को छोड़कर। तो ये दो हमें ग्लैंड्स याद रखने हैं। अब आता है ग्लैंड्स का एक और क्लासिफिकेशन। हमने क्लास में एक अच्छा बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्या हो गया, बीच बीच में सिस्टम को भी दौरे पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने जो है सिक्रीशन बोला जाए, हमने ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। अब यहां पर एक आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। पोरिंग ऑफ सिक्रीशन यानी जो सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं उसको कहां पोर कर रहे हैं, ठीक है, उसे रिलीज कहां कर रहे हैं। तो पोरिंग ऑफ सिक्रीशन यानी पोर करना, यानी रिलीज कहां कर रहे हैं, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। और ग्लैंड्स दो तरह की पाई गई हैं। कितने तरह की? दो तरह की। एक हमें मिलता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा मिलता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चों, याद रखना, ऐसी ग्लैंड जिसमें कोई एक डक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो? कोई डक्ट प्रेजेंट हो। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और ये अपना सिक्रीशन इसी डक्ट में रिलीज करते हैं। डक्ट से होते हुए इनका सिक्रीशन ग्लैंड से बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है इसलिए इसे कहते हैं एक्सोक्राइन, यानी बाहर सिक्रीशन, ठीक है। एक्सोक्राइन यानी बाहर सिक्रीशन, तो बाहर रिलीज करते हैं इसीलिए इन्हें एक्सोक्राइन कहा जाता है या डक्टल ग्लैंड कहा जाता है। दूसरे होते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये थायराइड ग्लैंड का। इनमें डक्ट नहीं होती, डक्ट नहीं होती, पढ़ा हुआ हमने। इनमें ब्लड वेसल्स की हाई सप्लाई पाई जाती है, और जो ब्लड आ रहा है उसी ब्लड में ये अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। यानी इन्हें रिलीज करने के लिए बाहर के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ग्लैंड के अंदर ही जो ब्लड है उसी ब्लड में रिलीज करते हैं। और ब्लड में रिलीज करते हैं तो इसीलिए इन्हें एंडोक्राइन कहा जाता है। दे रिलीज देयर सिक्रेटरी सब्सटेंस इनसाइड द ग्लैंड इनटू द ब्लड। तो हियर सिक्रीशन आर रिलीज थ्रू डक्ट्स। यहां पर जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, यानी जो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। डक्टल ग्लैंड जिन्हें कहा जाता है। सलाइवा का सिक्रीशन यानी सलाइवरी ग्लैंड। ईयर वैक्स का सिक्रीशन जो सिरोमेन ग्लैंड है। ऑयल सिबेशियस ग्लैंड है। मिल्क मेमोरी ग्लैंड है। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये सभी में डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और ये अपना सिक्रीशन इन डक्ट्स में रिलीज करते हैं। दूसरा आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होती, जो ब्लड सप्लाई होता है
उसी ब्लड में ये अपना सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, उसी में ये अपना सब्सटेंस रिलीज करते हैं और उसी ब्लड से होते हुए इनका सिक्रेटरी सब्सटेंस ग्लैंड से बाहर रिलीज होता है और पूरी बॉडी में जाता है। और ये मेनली क्या सिक्रेट करती है? हॉर्मोन्स। याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोनल ग्लैंड्स कहा जाता है और एंडोक्राइन सिक्रीशन यानी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो ये लिखा है दे प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर। डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन। ठीक है, डक्टल ग्लैंड, एक्सोक्राइन, डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन। तो अगर एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करता है तो एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करता है? जितना भी नॉन हार्मोनल सिक्रीशन है, चाहे वो डाइजेस्टिव जूस हो गया, चाहे वो ऑयल हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है, एंजाइम हो गया, ये सारा सिक्रीशन जो नॉन हार्मोनल सिक्रीशन है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एपिथेलियम पे, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम यानी जो कई सेल्स से, जैसे सिंपल एपिथेलियम था सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना था, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती। तो यहां पर लिखा है क्या? मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, या मल्टी लेयर्ड सेल्स पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड। तो यहां पर मल्टी लेयर्ड दिख रही है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड तो है, लेकिन मल्टी लेयर्ड होने के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कॉलमनार सेल भी प्रेजेंट है, इसमें पॉलीगोनल सेल भी प्रेजेंट है, इसमें क्यूबॉइडल सेल भी प्रेजेंट है और इसमें जो फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स भी प्रेजेंट है। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, सबसे नीचे कॉलमनार सेल, उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल, उसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल, उसके ऊपर फ्लैट सेल। ये चार सेल की होती हैं। सबसे नीचे कॉलमनार, याद रखना, सबसे नीचे हमें मिलता है कॉलमनार, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलता है, सबसे नीचे कॉलमनार, उसके ऊपर पॉलीगोनल, उसके ऊपर क्यूबॉइडल, उसके ऊपर फ्लैट सेल्स। कॉलमनार सेल्स सिंगल लेयर्ड होती है, कॉलमनार सेल की जो लेयर है वो सिंगल लेयर्ड, बाकी सब मल्टी लेयर्ड होती। ये जो है मल्टी लेयर्ड होती हैं। कैसे होती हैं याद करो, पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है? एपिडर्मिस की लेयर्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो कि कॉलमनार सेल की लेयर होती है। तो मल्टी लेयर्ड है और सबसे नीचे कॉलमनार सेल प्रेजेंट है। याद रखना जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती। क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो हमें ये नीचे लेयर दिख रही है, कौन सी लेयर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सेप्शंस को छोड़ दें, अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो सारी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होती है। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियल टिश्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना बहुत ही जरूरी है। इसका क्या रोल होता है? जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसका मेन रोल है कवरिंग बनाना और प्रोटेक्शन का। ये कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्शन करती है। वेरी लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो, वेरी लिमिटेड रोल, वेरी लिमिटेड रोल, बहुत लिमिटेड रोल होता है कहां पर? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। जस्ट वन सेकेंड।
ठीक है, वेरी लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। मेन रोल किसमें है? प्रोटेक्शन में। क्या काम करती हैं? दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करती हैं। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, हमारी बक्कल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है, मॉइस्ट सरफेस है, उसको कवर करती हैं। फेरिंग्स को कवर करती हैं। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग को कवर करती हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट की जो लाइनिंग है उसे भी कवर करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग को कवर करती हैं। कुल मिलाकर इनका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है और मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कोई बाहर से अगर स्ट्रेस आता है, कोई मैकेनिकल चोट आती है तो उस चोट से बचाना, प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। ठीक है, कोई फिजिकली कोई एक्शन होता है तो उस फिजिकल एक्शन से बचाना, उस स्ट्रेस से बचाना, ये काम किसका है? कंपाउंड एपिथेलियम का, याद रखना अपने को। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में अटैच्ड होती हैं। जैसे घर बनाते समय जैसे ब्रिक्स को अटैच करते हैं, वैसे ही ये सेल्स भी एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करती हैं, अटैच होती हैं, और इस जंक्शन को सेलुलर जंक्शन कहा जाता है। तो सेलुलर जंक्शन वो जंक्शन है जहां पर ये सेल्स जो हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। और ये जो जंक्शन है ये 3 टाइप का होता है बच्चों। द जंक्शन बिटवीन द cells या epithelial cells are of 3 type, और and all the 3 type of cellular junction is found in epithelial tissue। या हम बोल सकते हैं 3 type of cellular junction is found in epithelial tissue। क्या क्या मिलता है? if we see, जब पहला जो जंक्शन है वो है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ऐसा जंक्शन है कि 2 सेल्स बहुत टाइटली बाउंड है और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो उनके बीच में एक प्रॉपर सील क्रिएट करता है और वहां से कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सब्सटेंस लीक नहीं कर सकता, एयर टाइट है, या बोला जाए सब्सटेंस टाइट है, और इसीलिए इसे टाइट जंक्शन कहा जाता है। दूसरा आता है एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। इसमें क्या है? फाइबर्स होते हैं जो अगल बगल की सेल्स को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, तो ये सीमेंट की तरह काम करता है, इसलिए नाम है एडहरिंग। एडहरिंग का मतलब होता है अटैचमेंट। एडहरिंग का मतलब होता है अटैचमेंट, तो 2 अगल बगल की सेल्स को आपस में अटैच करके रखना। ठीक है, ये काम होता है एडहरिंग जंक्शन का। और थर्ड आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में सेल्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होते हैं जहां से साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस एक सेल से दूसरी सेल के में आना जाना, यानी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो सकता है। तो कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं, जनरली छोटे मॉलिक्यूल्स ही मूव करते हैं, लेकिन 2 सेल्स के बीच में जो गैप है और उस गैप की वजह से एक सेल से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दूसरे सेल में मूव करता है, और इसके लिए पाया जाता है गैप जंक्शन। तो याद रखना 3 तरह के ये जंक्शन है। ठीक है, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन सील जनरेट करता है, सब्सटेंस के लीक या मूवमेंट को प्रोहिबिटेड करता है यानी इनहिबिट करता है। एडहरिंग जंक्शन अटैचमेंट के लिए काम करता है, और गैप जंक्शन सब्सटेंसेस के साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के लिए काम करता है, एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू। आगे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये बॉडी की जो सेल्स हैं, या बोला जाए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। बहुत कुछ है इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन वन शॉट में जब हम पढ़ते हैं तो वन शॉट में हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, वन शॉट में हमें क्या होता है, जो सामने है हमें वही पढ़ना होता है, जिससे कि हम कम से कम टाइम में रेलेवेंट कंटेंट को मेमोराइज कर पाए कि हाँ हमें क्या आने वाला है। तो यहां पर इट लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू और ऑर्गन, ये दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन को लिंक और सपोर्ट करता है। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हालांकि इस पॉइंट को लेकर कंट्रोवर्सी है बच्चों। क्या कंट्रोवर्सी है? यहां पर लिखा हुआ है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जाएंगे
तो वहां पर आता है मसल्स फॉर्म 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट, और मसल्स बना होता है किसका, मस्कुलर टिश्यू का। तो दोनों बातें जो है ना एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया मोस्ट अबंडेंट, ऐसे ही पूछा जाएगा, तो हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, ठीक है। सबसे अच्छा काम है आज के समय में किसी कंट्रोवर्सी में ना पढ़ना, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी में पढ़ते हैं ना तो नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू, तो हम लगाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। और अगर ये पूछता है कि विच ऑर्गन या विच स्ट्रक्चर फॉर्म 40 to 50% या हाफ ऑफ द बॉडी वेट, तो हम वहां पर लगाएंगे मसल्स। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है, याद रखना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ऐसा ही एक हमें कंट्रोवर्सी इवोल्यूशन में भी मिली है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम के ड्यूरेशन को, खैर वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। तो वहां पर भी जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हमें देना है। यहां पर है मोस्ट अबंडेंट। अच्छा हाँ, ये बात सही है कि ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड टिश्यू है, बहुत वैरायटी मिलती है इसमें, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स जो उस टिश्यू को बनाती हैं, फाइबर्स जो एसेंशियल फाइबर सिक्रीट करते हैं, जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर को बनाता है, और मैट्रिक्स वो फिलर मटेरियल होता है जो हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, और ये फिलर मटेरियल जगह भरने का काम करता है, डेंसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे आगे चल के स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि दे सिक्रीट स्ट्रक्चरल फाइब्रस प्रोटीन नोन एज कोलेजन। ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। दो ये मेन फाइब्रस प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। दे गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर, ये क्यों क्यों पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर की बात करें, तो कोलेजन फाइबर जहां भी प्रेजेंट होता है बच्चों, स्ट्रेंथ के लिए पाया जाता है। मसल्स में प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स में प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ के लिए, स्किन में भी प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ के लिए। जहां भी प्रेजेंट होता है स्ट्रेंथ के लिए प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और इलास्टिक फाइबर जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इट गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये काम है किसका, इलास्टिक फाइबर का। कोलेजन फाइबर का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। द सेल ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, hyaluronic एसिड। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड यानी hyaluronic एसिड। hyaluronic एसिड ये बड़ा बेसिक सा वो सब्सटेंस है जो मेनली यूज होता है मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो पॉलीसेकेराइड है hyaluronic एसिड विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है, फिलर मटेरियल का काम करता है, डेंसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, डेंसिटी, याद रखना, ठीक है, डेंसिटी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो तीन टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है बच्चों, ठीक है। 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से, हमने बोला डाइवर्सिफाइड है, तो ये 3 और भी आगे जाके डाइवर्सिफाइड फॉर्म में डिवाइड होते हैं। 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज का नाम इसलिए लूज पड़ा क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेस, इनका जो मैट्रिक्स है वो स्पॉन्जी होता है, इसीलिए इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू या स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, मास सेल्स, एक्सेट्रा 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 यानी एडिपोसाइट्स, ब्लड सेल्स, ये सारी सेल्स पाई जाती हैं। और फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी इनका जो फिलर मटेरियल है वो डेंस नहीं है, वो फ्लूइड फॉर्म में है, और उसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कह रहे हैं। और उसी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की वजह से ये लूज अरेंजमेंट में या लूज अपीयरेंस में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। 2 टाइप के होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू, ठीक है।
दोनों ही टिश्यू की सबसे पहले हम एक कॉमन बात बता दें, दोनों ही टिश्यू, बोथ टिश्यू आर प्रेजेंट सबक्यूटेनियस। दोनों टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे। दोनों ही टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे। और शुरुआत करेंगे कहां से? सबसे पहले एरियोलर टिश्यू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, एरियोलर टिश्यू से शुरुआत करेंगे। एरियोलर टिश्यू को लेकर क्या खास बात है बच्चों? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जाहिर सी बात है, सबक्यूटेनियस दोनों के लिए कॉमन है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। इट सर्व एज प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। प्रॉपर फ्रेमवर्क यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसे फ्रेम प्रोवाइड करता है। फ्रेम यानी हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी वॉल या बॉडी कवरिंग जो भी है उसको इंटरनल ऑर्गन से अटैच रखता है। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, कभी हमारी देखेंगे स्किन बड़ी लूज होती है लेकिन खींचने पर निकलती क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन से अटैच है। और कौन उसको अटैच करके रखता है? एरियोलर टिश्यू। चाहे वो अंदर फेशिया से अटैच होगी या मसल से अटैच होगी, बोन से अटैच होगी, जो भी इंटरनल ऑर्गन से हमारी जो बॉडी वॉल की जो लेयर है वो अटैच होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वो अटैचमेंट जनरेट करता है कौन? एरियोलर टिश्यू। और यही काम है इसका, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखेंगे तो हमें मैक्रोफेजेस दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? मैक्रोफेजेस। ये WBC की दूर की रिश्तेदार होती हैं। ठीक है, पूरा कैरेक्टर WBC जैसा है, पूरा कैरेक्टराइजेशन WBC जैसा है, बट ये WBC नहीं है, नाम है मैक्रोफेज। साइज बड़ा होता है, सूडोपोडिया कंटेंट इनमें पाया जाता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जिससे ये फैगोसाइटोसिस करती हैं और यही इनका फंक्शन है, इसीलिए इन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। फिर आता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। मैं बोलते चल रहा हूं, ध्यान से इसको नोट करते हुए चलना। फाइब्रोब्लास्ट सेल, सिक्रीशन ऑफ फाइबर एंड सिक्रीशन ऑफ मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट मतलब ब्लास्ट मतलब बनाने वाला। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर्स को बनाने वाला, और मैट्रिक्स को भी यही बनाता है फाइब्रोब्लास्ट सेल, याद रखना। कोलेजन फाइबर यहां पर प्रेजेंट है। कोलेजन फाइबर क्यों प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। हमें यहां पर मास्ट सेल भी दिख रही है। मास्ट सेल कुछ बहुत एसेंशियल सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, जैसे हिस्टामिन और हेपेरिन। ठीक है, क्या क्या सिक्रीट करती है? हिस्टामिन और हेपेरिन। तो एक ये सिक्रीट करती है हिस्टामिन, दूसरा सिक्रीट करती है हेपेरिन। ठीक है, मेन कंटेंट की बात कर रहा हूं। हिस्टामिन ये इन्फ्लेमेटरी एक्शन कॉज करने वाला हार्मोन है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। तो जब कभी भी हमें एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है या हमारा जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हिस्टामिन का उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। हेपेरिन हमारी बॉडी के अंदर जब तक ब्लड है उसको क्लॉट करने से रोकता है और इसीलिए ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। याद रखना है, हर चीज लिखी लिखाई नहीं, अपनी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ और हम देखेंगे तो हमें ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है? ब्लड कैपिलरी। यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ब्लड कैपिलरी दिखाई दे रही है। हमें यहाँ पर कुछ येलो कलर की ये सेल्स दिख रही हैं। कौन सी सेल्स हैं बच्चों? ये सेल्स हैं एडिपोसाइट्स। कौन सी सेल्स हैं? एडिपोसाइट्स, याद रखना। ठीक है, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट सेल्स हैं और एडिपोसाइट सेल्स फैट स्टोर करती हैं। क्या स्टोर करती हैं? फैट। फिर हमें यहाँ पर WBC दिखाई दे रही है। ठीक है, WBC के अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इलास्टिक फाइबर भी दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का फाइबर है इलास्टिक फाइबर भी दिखाई दे रहा है। और जो खाली जगह दिख रही है वो है इसका मैट्रिक्स। ठीक है, खाली जगह जो दिख रही है वो क्या है? मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान में रखना है और
कहीं से कहीं तक इस डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। खासकर किसे इग्नोर नहीं करना है, ये जो मास्ट सेल दिख रही है ना, इसे इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू, स्किन के नीचे ये भी पाया जाता है, सबक्यूटेनियस है, याद रखना है, फैट स्टोरिंग सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे। इसमें हमें पॉलीगोनल शेप की या स्फेरिकल शेप की सेल्स मिलती हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स, जिन्हें कहा जाता है एडिपोसाइट्स। और ये एडिपोसाइट्स जो है फैट स्टोर करती हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर एरियोलर टिश्यू में एडिपोसाइट्स का नंबर बढ़ जाए तो वो एडिपोज टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ पर सेल, हमें पॉलीगोनल सेल, स्फेरिकल जो है शेप की बड़ी लार्ज सेल दिखेगी। और लार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें फैट स्टोरिंग एरिया है, फैट स्टोर करता है, इसलिए ये साइज में बड़ी होती हैं। न्यूक्लियस इसमें फ्लैट और पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है, पेरिफेरी पर न्यूक्लियस पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। पेरिफेरी पर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। क्या फंक्शन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बच्चों, एक्सेस न्यूट्रिएंट विच आर कन्वर्टेड इनटू फैट आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू में, याद रखना। बहुत सारे फंक्शन एडिपोज टिश्यू के। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इमरजेंसी कंडीशन में फूड प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेंसिटी रिड्यूस करता है तो बायंसी भी प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन का काम करता है, हीट लॉस को रोकता है और ठंड से बचाता है, यानी हीट कंजर्वेशन में भी काम करता है, और मैकेनिकल एब्रेशन यानी मैकेनिकल शॉक, ठीक है, उससे भी, चोट से बचाता है। कौन? एडिपोज टिश्यू, इसका फंक्शन है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें बहुत हाई डेंसिटी वाला मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और हाई डेंसिटी वाले मैट्रिक्स की वजह से ही इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। पहले हम बात करेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्यों डेंस कहा जाता है। कि इन दिस फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड। इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट बहुत कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, हाई डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स पाया जाता है, और इसीलिए इन्हें हाई डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स पाया जाता है। हाई डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमने बोला दो टाइप के होते हैं, एक डेंस रेगुलर और दूसरा डेंस इर्रेगुलर। पहले बात करते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। रेगुलर को देखेंगे तो बड़ा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट मिलता है, इनका मैट्रिक्स यूनिफॉर्मली अरेंज है, इनकी सेल्स यूनिफॉर्मली अरेंज हैं, इनके फाइबर्स यूनिफॉर्मली अरेंज हैं, सभी पैरेलल ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? पैरेलल। तो जहां भी वेल ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल ओरिएंटेशन मिले वो कौन सा है? रेगुलर। तो देखेंगे दे शो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। तो ये पैरेलल बंडल में अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्या क्या अरेंज होता है देखें इस स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में बच्चों हमें ये जो पर्पल शेप की सेल्स दिख रही हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। जो ब्लैक कलर के हमें थ्रेड्स दिख रहे हैं ये फाइबर्स हैं, और फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स मेनली पाए जाते हैं। कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर। और बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो इनका डेंस फाइबर्स हैं, ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स बना होता है। तो यहां पर हमें फाइबर्स और सेल्स का यूनिफॉर्म अरेंजमेंट दिख रहा है, और इसीलिए इसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, याद रखना, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स।
ठीक है, पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, इसलिए इन्हें रेगुलर कहा जाता है। ये दो चीजें मेनली बनाते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो बोन को मसल से अटैच करता है और लिगामेंट जो बोन को बोन से अटैच करता है। तो याद रखना, टेंडन एग्जाम्पल है विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, और लिगामेंट विच कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। दोनों ही एग्जाम्पल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दोनों ही एग्जाम्पल हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एकदम अनऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हैं, किसी भी डायरेक्शन में सेल्स हैं, किसी भी डायरेक्शन में फाइबर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज हैं। इरेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर मिल रहा है। सेल्स कौन सी हैं? वही सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स। इनमें मोस्टली कोलेजन फाइबर पाया जाता है। और दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। ये स्किन में प्रेजेंट होता है। जो फंक्शन एरियोलर टिश्यू कर रहा था वही फंक्शन ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी करता है, यानी स्किन को अटैच रखना इंटरनल ऑर्गन से। ये फंक्शन है किसका? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। थर्ड आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले बात कार्टिलेज की। कार्टिलेज हमारा स्केलेटन बनाने वाले टिश्यू हैं। मेनली स्केलेटन हमारा कार्टिलेज और बोन का बनता है। बर्थ के पहले हमारा स्केलेटन केवल कार्टिलेज का था, जो धीरे धीरे बोन से रिप्लेस होता है। और ये रिप्लेसमेंट बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है और बर्थ के बाद भी ये रिप्लेसमेंट चल रहा होता है। और जब मैक्सिमम पार्ट रिप्लेस हो जाता है बोन से, और फिर कार्टिलेज केवल कुछ ही जगहों पर हमारे स्केलेटन में मिलते हैं और अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग कार्टिलेज पाए जाते हैं। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरसेलुलर मटेरियल, यानी कार्टिलेज में जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, यानी जो मैट्रिक्स है, इट इज फाउंड टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है बच्चों, सॉलिड एंड प्लायबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। सॉलिड एंड प्लायबल, प्लायबल मतलब अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेशन से अपना हाथ हटाएंगे यानी प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर वापस आएगा। ठीक है, पोजीशन पर वापस आएगा। जैसे अगर हम अपने ईयर के कार्टिलेज को ऐसे प्रेस करें और छोड़ दे तो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। नोज के कार्टिलेज को प्रेस करें छोड़ दे तो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो प्लायबल होता है ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन, यानी कंप्रेसिबल होता है और कंप्रेशन के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आता है। सॉलिड होता है और इसमें कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन को अपोज करेगा। कार्टिलेज सेल्स, जो इसमें सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जो फाइब्रोब्लास्ट का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट का एग्जांपल है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती हैं। दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, छोटी छोटी कैविटीज में इनक्लोज होते हैं और उन कैविटीज को लैकुने कहा जाता है बच्चों, याद रखना, लैकुने। कैविटीज के अंदर ये कार्टिलेज होते हैं। अलग अलग तरह का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग कलर का मैट्रिक्स होता है, जिससे इन कार्टिलेज का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। हम नोट करेंगे कुछ को, जो जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है उन एग्जाम्पल को नोट करेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। एडल्ट में बोन्स रिप्लेस कर देती हैं कार्टिलेज को, फिर भी कुछ जगहों पर कोई कोई कार्टिलेज पाया जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, जरा याद करो। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, ठीक है, टिप ऑफ नोज आउटर ईयर पर हमें मिलता है इलास्टिक कार्टिलेज। क्या मिलता है? इलास्टिक कार्टिलेज। जॉइंट्स, अलग अलग जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट हैं तो वहां पर हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करेंगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करेंगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमें मिलता है फाइब्रस कार्टिलेज। क्या मिलता है? फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बोन के एंड की, बोन के एंड रीजन। एंड रीजन यानी बोन का जो किनारे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर हमें मिलता है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज, हालांकि हाइलाइन कार्टिलेज हमें और भी कई जगहों पर मिलता है। हमें इंटरनेजल सेप्टम, हमारी नेजल जो दोनों नॉस्ट्रिल है उनके बीच की जो वॉल है, इंटरनेजल सेप्टम,
इंटरनेजल सेप्टम में भी हमें मिलता है। हमें स्टर्नम और रिब्स का जो जंक्शन है कोस्टल कार्टिलेज वो भी यही मिलता है, हाइलाइन कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, हमें ट्रैकियल रिंग्स भी यही मिलता है, ट्रैकियल रिंग्स जो सी शेप ट्रैकियल रिंग्स होती हैं वो भी क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये कुछ पोजीशन है बच्चों अलग अलग टाइप के कार्टिलेज की। 3 टाइप का कार्टिलेज हम देख रहे हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये याद रखना है कहां पर कौन सा पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बोन। बोन की बात करें, ठीक है, बोन की बात करें तो बोन इट इज अ हार्ड होता है, नॉन प्लायबल, ठीक है, मतलब नॉन इलास्टिक होता है, मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम सॉल्ट। इसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम सॉल्ट कंटेनिंग होता है और उसमें कोलेजन फाइबर बहुत पाए जाते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, याद रखना, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स भी लैकुने में प्रेजेंट होते हैं। ये बात हो रही किसकी, बोन की। यहां पर हम देखेंगे अगर बोन को, तो बोन में हमें कुछ खास चीजें दिखाई देती हैं, हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो किसी और टिश्यू में नहीं मिलते। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो गए, आप देखोगे ये जो सर्कल दिख रहे हैं जिनका एक सेंटर है इन्हें कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, याद रखना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पाए जाते हैं, इनके सेंटर पर हमें हैवर्शियन कैनाल मिलती है। क्या मिलती है, हैवर्शियन कैनाल। इन्हीं हैवर्शियन कैनाल से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स फ्लो करती हैं, और ये हैवर्शियन कैनाल आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, ठीक है। इनको कनेक्ट करने के लिए एक और कैनाल पाई जाती है और उसे बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल, ठीक है, याद रखना है, वॉक्समैन कैनाल। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। इनका मैट्रिक्स कैसा होता है, कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर का मैट्रिक्स है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फंक्शन क्या क्या कह रहा है देखो, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी, बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। लिम्स बोन सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, लिम्ब की जो बोन्स होती हैं वो वेट वगैरह उठाने में लिए हेल्प करती हैं। डंबल वगैरह अपन उठाते हैं या कुछ भी उठाते हैं, घर में सिलेंडर भी उठाया ही होगा, है ना, तो वो वेट बियरिंग फंक्शन। सो टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है, जो बोन है। और ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में बोन मैरो सेल्स होती हैं जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का ही। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड के मेन कंटेंट की बात करें तो इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम क्या देखेंगे, जब हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहां पर डिटेल है किसका, ब्लड का। यहाँ पर केवल एनसीईआरटी के ही पोर्शन को हम लोग डिटेल में लेकर चलेंगे। तो हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो इसका काम होता है बॉडी में अलग अलग सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करना। याद रखना यही एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में है और बॉडी के हर एक पार्ट को हर एक पार्ट से कनेक्ट करता है। क्यों, जो ब्लड ब्रेन में फ्लो करता है वही हाथों में भी फ्लो करता है, वही किडनी में भी जाता है, वही पैरों में भी जाता है। तो अगर ब्रेन से कुछ मैसेज है पैरों तक पहुंचाना है तो वो ब्लड के थ्रू कन्वे हो सकता है, और यही मैसेज लेकर जाते हैं हार्मोन्स, ठीक है, याद रखना कौन ले जाता है, हार्मोन्स। तो जो सबसे बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड मेरी नजर में, क्योंकि ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर एक पार्ट को हर एक पार्ट से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू ये मसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। याद रखना मसल्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, टू परफॉर्म मूवमेंट इन बॉडी, और मूवमेंट का ही एक टाइप है लोकोमोशन। सो मस्कुलर टिश्यू
में क्या पाया जाता है, मसल फाइबर्स और मसल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। दिस टिश्यू मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स एंड मसल सेल्स। कुछ ऐसे हैं जिनमें फाइबर्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल्स होते हैं। रेफरेंस दोनों का एक ही है। मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफाइब्रिल्स। तो मसल फाइबर के अंदर और भी पतले पतले फाइब्रिल्स होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। और अभी हमने जब क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी हमने ऑफलाइन क्लास में जब मसल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो हमने मायोफाइब्रिल देखा, मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर देखा, सार्कोमियर में जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी देखा। अगर भूल रहे हो तो कॉपी पलट के रिसेंट का याद कर लो। मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। दे टेक पार्ट इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये मूवमेंट और लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मूवमेंट और लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई मोशन हो रहा है जिसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो मूवमेंट है, और अगर एक ऐसा मोशन है जिसमें पोजीशन चेंज हो रही है तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। ये इन दोनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। मसल्स 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब यहां पर हम लोग देखेंगे इन तीनों को, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में हमें बच्चों मसल फाइबर दिख रहे हैं, और ये जो मसल फाइबर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल। इन मसल फाइबर में अगर आप देखोगे तो इनके अंदर पतली पतली लाइनिंग दिख रही है, उस लाइनिंग को कहा जाता है स्ट्रैशंस, और स्ट्रैशंस की वजह से ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रैशंस की वजह से ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रेटेड मसल और स्ट्रिप्टेड मसल। स्केलेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्केलेटन से अटैच होती हैं। इनके जो न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियस फ्लैट होते हैं और पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। इनके फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये इनका एक अरेंजमेंट होता है जहां पर पैरेलल फाइबर्स हमें दिखते हैं, पैरेलल फाइबर्स, और हमें यहाँ पर पैरेलल फाइबर्स के साथ स्ट्रैशंस पाया जाता है। दूसरा आता है हम देखें स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स में फाइबर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर मायोसेल्स प्रेजेंट है। मायोसेल्स आप देख रहे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स, ये एक्चुअली क्या है, मायोसेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। और ये मसल सेल्स स्पिंडल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है। टेपरिंग, दोनों किनारों पर टेपरिंग होती हैं, स्पिंडल शेप, ऊपर भी टेपरिंग और नीचे भी टेपरिंग, ठीक है। स्पिंडल शेप की सेल्स होती हैं। इनमें कोई स्ट्रैशंस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें आप देखो सेंटर पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड आता है कार्डियक। बाकी डिटेल हम आगे देखेंगे एक एक मसल को। कार्डियक, कार्डियक क्या कह रहा है, पैरेलल फाइबर्स तो थे लेकिन यहां पर ब्रांचिंग दिख रही, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इनमें पैरेलल है, इनमें क्या है, ब्रांच फाइबर्स हैं, ठीक है। ये ब्रांच फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ब्रांच फाइबर्स, ठीक है। और इनमें भी स्ट्रैशंस प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ इनमें एक जंक्शन बिटवीन द सेल्स दिख रहा है, 2 सेल्स के बीच में जंक्शन दिख रहा है जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो स्ट्रेटेड मसल का एग्जांपल ये भी है, इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें पाया जाता है, जो 2 सेल्स का जंक्शन। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड तो नहीं होता। हार्ट में प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री नेचर है, और स्ट्रैशंस इसमें भी पाए जाते हैं। कार्डियक मसल नाम है, न्यूक्लियस इसका सेंट्रल है, ठीक है, किनारे पर नहीं है। देखो न्यूक्लियस बीचों बीच दिख रहा है, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल या वॉलेंट्री मसल, स्ट्रेटेड, और स्ट्रेटेड क्यों, स्ट्रैशंस प्रेजेंट है। वॉलेंट्री क्यों, हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। हम चाहे हमारा हाथ ऊपर उठे, हाथ ऊपर उठेगा, हम चाहे हमारा हाथ नीचे जाए, हाथ नीचे जाएगा। दे आर अटैच टू बोन्स, ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, याद रहेगा, दे आर अटैच टू बोन्स। बाइसेप्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, डोला किसका फॉर्मेशन करती हैं, डोला, बाइसेप्स का फॉर्मेशन करती हैं। स्ट्रैशंस आर प्रेजेंट इन मसल फाइबर्स, इसमें स्ट्रैशंस प्रेजेंट होते हैं। ये लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो बैंड बनाते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड स्ट्रैशन से ही बनते हैं। मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन, ये पैरेलल फैशन में एक साथ अरेंज होते हैं।
A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है फेशिया, जो इन मसल फाइबर्स को आपस में बाउंड करके रखती है। क्या नाम है इसका बच्चों? फेशिया, याद रखना। ठीक है, फेशिया नाम है जो इनको एक साथ बाउंड करके रखती है। वॉलेंट्री मसल होती है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, इसलिए नाम पड़ा है स्केलेटल। दूसरा है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को देखें, जस्ट अ मिनट। ठीक है, स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड मसल है, इसमें स्ट्रैशंस प्रेजेंट नहीं है। विसरल है, इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। कहाँ इंटरनल ऑर्गन में? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, चाहे ब्लड वेसल की वॉल हो, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल हो, यूटेराइन वॉल हो, ठीक है, यूरेथ्रा हो, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की वॉल हो, रेस्पिरेटरी पैसेज की वॉल हो, यहाँ पर जो वॉल में इनवॉलेंट्री मसल प्रेजेंट होती है वो है स्मूथ मसल। इसमें फ्यूजी फॉर्म यानी स्पिंडल शेप के सेल्स पाई जाती हैं, स्पिंडल शेप, जिन्हें हम मायोसेल्स कहते हैं। नो स्ट्रैशंस, कोई स्ट्रैशन नहीं होता। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो ये भी इनको जो सेलुलर जंक्शन है एक साथ बाइंड करके रखते हैं और ये भी एक बंडल के फॉर्म में अरेंज होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की शीथ इन्हें अरेंज करती है। They are seen in the wall of internal organs such as blood vessels, stomach, intestine, और भी मैंने बताया, और भी जगहों पर ये पाई जाती हैं। नाम याद रखना है। इंटरनल मूवमेंट अगर आपको याद होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री मसल सीन ओनली इन हार्ट, इसीलिए नाम पड़ा कार्डियक। हार्ट में प्रेजेंट होती है। इसमें ब्रांचेस हमें दिखाई देती हैं फाइबर्स में। तो सेलुलर जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, और सेल मेम्ब्रेन के एक साथ स्टिक होने से एक डिस्क जैसा शेप बनता है, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और ये गैप जंक्शन का एग्जाम्पल है, याद रखना बच्चों, गैप जंक्शन का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ गैप जंक्शन। और यहां से कुछ सब्सटेंसेस का फ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है। दे रिसीव सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक फ्यूजन पॉइंट है जहां पर ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं और सिग्नल रिसीव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इनवॉलेंट्री मसल होती है, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, स्ट्रेटेड होती है और ब्रांच्ड इसमें मसल फाइबर पाए जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रहे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों न्यूरल टिश्यू पे। न्यूरल टिश्यू नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। और नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये बना होता है दो तरह की सेल्स का, और दो तरह की सेल्स कौन कौन सी हैं? एक है न्यूरॉन और दूसरी है न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो मेनली बना होता है किसका? न्यूरॉन का, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन यानी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और कैसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या खास बात है? फास्ट होता है, इफेक्टिव फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और इसमें जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक मिलता है किसका? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। दे आर एक्साइटेबल एंड दे कैरी इम्पल्सेस, इन्हें एक्साइट किया जा सकता है और ये इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। साथ ही इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा न्यूरल सेल भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स दूसरे न्यूरल टिश्यू की सेल्स हैं। दो सेल्स हैं, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करता है। न्यूरोग्लियल सेल्स ये भी हाफ ऑफ द वॉल्यूम यानी 50% वॉल्यूम बनाते हैं, और मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, मोर देन 50% बनाते हैं। एंड दे फंक्शन फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने और उन्हें सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं कौन? न्यूरोग्लियल सेल्स, याद रखना है। नेक्स्ट जो ये टिश्यू है
ये सेल से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू मिलकर और बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन मिलकर और भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब क्या बात है इस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ सेल्स। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऑर्गन्स एक से ज्यादा टिश्यू से बने होते हैं, चाहे वो हार्ट हो। हार्ट की बात करें तो उसमें चारों तरह का टिश्यू होता है। उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है, और न्यूरल टिश्यू भी पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर जितना ज्यादा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन उतना बेटर होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, हाई ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक एनिमल टिश्यू। उम्मीद है आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे, और इसके बाद आपको जो ग्रुप में ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप वहां पर ज्वाइन करके इसके नोट्स भी ऑब्टेन कर सकते हो, और वहां से आप जो है डीपीपी भी मैं प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डीपीपी को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।